हेलो क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नए चैप्टर का बेसिक्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं और बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, जिसके अंदर में जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनको समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए पहले तुम्हें इन छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा कि होता क्या है ना। वो समझ में आ जाएगा तब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत ही ईजीली और गलती भी नहीं करेंगे, है ना। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझना है। तो एक बात समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है कि देखो, परमुटेशन है वो अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अरेंजमेंट को। और जो कॉम्बिनेशन है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है सिलेक्शन को। कि एक सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, उस सिलेक्शन के प्रोसेस को मेजर कौन करता है? कॉम्बिनेशन करता है, ऐसे मानते हैं हम। और अरेंजमेंट, कितने तरीकों से अरेंजमेंट किया जा सकता है, उसको समझता कौन है? परमुटेशन। अब बात करते हैं सर, ये काउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, इसी का ही एडवांस वर्जन इसमें अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, फिर परमुटेशन आया, कॉम्बिनेशन आया। तो अगर हम बात करें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काम कैसे करता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लो तुम घर पे 4 आदमी हो ना, 4 फैमिली में 4 मेंबर है। अब 4 मेंबर है और तुम्हारी एक गाड़ी है और सबको गाड़ी चलानी आती है ना। ये गाड़ी मान लेते हैं, 2 सीट आगे है और 2 सीट पीछे है, ठीक है। परमुटेशन क्या करेगा कि वो जो 4 मेंबर्स है, वो 4 मेंबर्स इसमें कौन सी सीट पे बैठेंगे, कौन सी सीट पे बैठेंगे। भाई लड़ाई हो गई ना, बोला कि मैं चलाऊं, तुम्हारे पापा बोले मैं चलाऊं, मम्मी बोली मैं चलाऊं, तुम बोले मैं चलाऊं, तुम्हारी बहन बोली मैं चलाऊं। आगे बैठेगा कौन, पीछे कौन बैठेगा, ये जो कौन कौन बैठ सकता है। तो तुमने कहा कि इतना बड़ा रास्ता है, एक ही घंटे के रास्ते में डिवाइड कर लेते, 1 घंटे के लिए ये 4 ऐसे बैठ जाएंगे, ये 4 ऐसे बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इन 4 मेंबर्स को अरेंज करना है इन सीटों पे। 4 सीट्स है ना, मान लेते हैं ये ड्राइवर है, ये फ्रंट सीट पे है, ये बैक सीट पे B1 और B2, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है कि कौन कौन बैठेगा, जैसे मान लो फ्रंट ड्राइविंग B1 और B2 पे, तुमने कहा मम्मी तो करेगी, फ्रंट सीट पे बैठेगी, फादर करेंगे ड्राइविंग और हम बहन भाई बैठेंगे पीछे। एक तरीके का अरेंजमेंट ये हो सकता है। दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है कि मम्मी पापा बैठ जाए पीछे और तुम खुद, है ना, अपन स्वयं बोल सकते हैं इट सेल्फ, या मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, तेरा नाम लेते तो ए जो कोई बंदा है ना, और एक उसकी बहन सिस्टर, ऐसे ऐसा ही लिख देता हूँ। ये भी एक कॉम्बिनेशन, सॉरी, अरेंजमेंट है कि एक ऐसे बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे समझो, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इन इन सीटों पे कौन कौन बैठ सकता है, ठीक है ना। अब कितने ऐसे तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं, उनको बोलते हैं परमुटेशन। कि चीज़ों को तुमने अरेंज किया है, कौन कौन बैठेगा, भाई इस सीट पे कौन बैठेगा, इस सीट पे कौन बैठेगा, इस सीट पे कौन बैठेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन किया ना तुमने कि इस सीट पे कौन बैठेगा, तो इस सीट पे चारों बैठेंगे, तो इसको हम आगे जाके लिखेंगे 4C4। क्यों लिखा वो हम समझेंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें हम समझेंगे जाके आगे, तो इस चीज़ को समझते हैं। नाउ अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की सिचुएशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल होते कौन से हैं। देखो, आपके पास 2 प्रिंसिपल है। एक तो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दोनों को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कब कौन सा लगाना है। भाई जैसे मान लो, जो बुक के अंदर एग्जाम्पल है उसी से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम भी पढ़ो उसको। जो बुक के अंदर लैंग्वेज गिवन है उस लैंग्वेज को पढ़ा करो। अब 11th में हो गए ना, तो लैंग्वेज को पढ़ के समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास टी शर्ट्स हैं T1 एंड T2, और पैंट्स है P1, P2 एंड P3। अब तुम्हें ड्रेस पहननी है ना, ड्रेस कंप्लीट ड्रेसअप होना है, कपड़े पहनने हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, एक बच्चा बोला सर मैं T1 टी शर्ट पहनूंगा, P1 पैंट पहनूंगा। तो T1 P1 हो सकता है। तुमने सोचा नहीं यार है ना, T1 के ऊपर P2 वाली पैंट अच्छी लगेगी, T1 के ऊपर P2 वाली पैंट अच्छी लगेगी, ऐसे भी तुम ड्रेसअप हो सकते हो। एक है नहीं नहीं, T2 पे जो टी शर्ट है उसके ऊपर P2 पैंट अच्छी लगेगी, तो T2 पे P2 अच्छी लगेगी।
तो इस तरीके से तुम डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट कर सकते हो, या क्या कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो। पहले क्या कर रहे हो, सिलेक्शन, कि ये दोनों चीजें पहनूंगा, ये हो गया सिलेक्शन, ये एक तरीका क्या हो गया, सिलेक्शन। फिर तुमने T1 के साथ P2 पहना, ये भी क्या हो गया, सिलेक्शन। फिर तुमने सोचा T1 के साथ P3 पहन लेते हैं, ये भी क्या एक तरह का सिलेक्शन। तो मतलब ये जो नॉर्मल लाइफ की जो सिचुएशन है उन्हीं को ही तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोला है, बट अभी तक किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था, अब ऑब्जर्व कर लिया तो हमें पढ़ना पड़ रहा है इस चीज को बस ना। ये भी एक तरीका क्या है, अरेंजमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, तुम एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा काम हो गया, हो रहा है ना, किसी चीज को करने से तुम्हारा काम हो रहा है अकेले से, ठीक है, फिर दूसरा काम करने से भी काम हो रहा है, ठीक है, तीसरा काम करने से भी काम हो रहा है, तो इन चीजों को एडिशन के अंदर कंसीडर करते हैं। मतलब एक तरीके से तुम इस ड्रेस को पहन सकते हो, या फिर तुम ऐसे पहन सकते हो तो और लगेगा, ऐसे भी पहन सकते हो तो और लगेगा, यहाँ पे और लगेगा, इसको पहन सकते हो। बात समझे, और क्यों लगा रहा हूँ मैं, या तो ये काम हो जाएगा, ये अच्छा नहीं लगा तो ये हो जाएगा, ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये कर लेंगे, इस तरीके से और भी कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं ना। T2 के साथ P1 और T2 के साथ P3, तो टोटल तुम कितने तरीके से कपड़े पहन सकते हो। अब कोई ऐसा तो नहीं कहेगा ना पहले मैं पैंट पहनूंगा फिर टी शर्ट पहनूंगा, वो तुम्हारे पे मर्जी, कैसे भी पहनो, एक और एक और लग जाएगा इनके बीच में। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे ना, ये एक एग्जांपल और दूंगा तुम्हें, रास्ते का एग्जांपल, उससे और भी अच्छे से क्लियर होगा कि ये हमने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा रहे हैं इसके ऊपर। अब हमें ये समझना है कि इस पे मल्टीप्लीकेशन लगेगा या फिर काउंटिंग लगेगा, ठीक है, एडिशन लगेगा। तो दो तरीके के फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, एक तो होता है एडिशन का और एक होता है मल्टीप्लीकेशन का। अब जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तब तुम्हें, कई बार तुमने क्वेश्चन किए भी होंगे, अगर मान लो कोई वीडियो देख रहा है क्वेश्चन होने के बाद या फिर पहले देख रहा है, अच्छी बात है। अगर तुम क्वेश्चन देखते हो तो टीचर कई बार दो चीजें करता है, परमुटेशन लगाता है, NPR और NPR+1 ऐसे कुछ करके लगाता है और बीच में प्लस लगा देता है, या कई बार मल्टीप्लाई लगा देता है। तुम सोचते हो यार ऐसे क्यों हुआ। बच्चा अगर ये काम हो रहा है, इससे तुम्हारा काम चल भी रहा है तब, और इससे भी चल सकता है तब लगता है प्लस, और दोनों को मिलाने से ही काम होगा, दोनों को मिलाने से ही काम होगा तब लगेगा मल्टीप्लाई, अकेले से नहीं चलेगा। मतलब मान लो तुम्हारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स है, इनसे तुम्हें 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, इनको इन चारों में से कोई भी ले सकते हो। बची हुई ये कितनी होंगी, तो देखो चार में से, इन चारों में से एक डिजिट यहाँ पे डाल दी है, तो अब कितनी डिजिट बची है हमारे पास, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 डाल दिया, तो कौन बचा है 2 3 4, तो इसको कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, 3 तरीकों से। अब मुझे बताओ क्या इस डिजिट को फिल करने से तुम्हारा काम चलेगा, नहीं सर, दोनों को फिल करेंगे तब होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 3 देर आर 12 वेज, 12 वेज से हम, या बोल सकते हैं 12 नंबर बनेंगे इन 4 डिजिट से 2 डिजिट के। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है। मल्टीप्लाई क्यों लगा, क्योंकि दोनों काम होने जरूरी है सर, दोनों नहीं होंगे तो काम बनेगा नहीं, एक अकेले एक डिजिट को फिल करने से काम थोड़ी ना बनेगा, दोनों डिजिट्स को फिल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का। और मैं बार बार इस चीज पे थोड़ा सा ऐसे मान लो प्रेशर दे रहा हूँ तुम्हारे को, इस तरीके से याद करोगे थोड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब लगाना है, जब हमारे पास बहुत सारे काम हैं अलग अलग, जैसे हीरा अलग अलग काम है, अगर एक को काम को करने से हमारा काम चल रहा है, ड्रेस पहन रहे हो ना T1 P1 से, ड्रेस पहन लोगे, हाँ पहन लेंगे सर, तो T1 P1 से अगर तुमने ड्रेस पहन ली तो दूसरी ड्रेस तुम्हारी है T1 P2, तो इन दोनों कामों को देखो, ये इससे काम करने से काम चल रहा है, ड्रेस पहन रहे हो तुम, तो एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ऐसे करने से इनको करना पड़ेगा प्लस, ठीक है। यहाँ क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि सर अकेले से काम नहीं चलेगा, इस डिजिट को, अकेली डिजिट को फिल करने से काम नहीं चलेगा, इसको भी साथ में करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तो ठीक है, नॉर्मली हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगा रहे हैं, बट अगर हम आगे चल के एक्सरसाइज में लगाएंगे तब कहीं पे तुम्हें NPR कुछ दिखे, दो तरीके से दिख जाए, मान लो ऐसे दिख जाए 6P3 एंड 6P2। अब इन दोनों से मान लो डिजिट ही फिल करनी थी तुम्हारे को, ऐसे ही मान के चल रहा हूँ मैं कि तुम्हें डिजिट फिल करनी थी, तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे या फिर प्लस करोगे। तुम कहोगे सर देखो आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना था, एक ये डिजिट है एक ये डिजिट है, तो दोनों को फिल करने से ही काम चलेगा, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात पकड़ में आ रही है बच्चों?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत आसान तरीके से तुम्हारे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारे को क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर होगा कि एडिशन लगेगा कि मल्टीप्लीकेशन लगेगा। जैसे भाई अपन ट्रेवलिंग करते हैं, हाँ गाड़ी लेके नहीं जा रहे, हमें बस जाना है अब की बार किसी एक विलेज बोल सकते हैं या फिर सिटी बोल सकते हैं, हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है। और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, कोशिश करना समझने की, समझ में आएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है यार कमेंट करके लाइक कर दो, देख लो पसंद आ रहा है तब तो ना। लिसन, मान लो तुम्हारे को जयपुर से गुजरात जाना है, ठीक है। अब जयपुर से गुजरात इधर से होके भी जा सकते हो, यहाँ से होके भी जा सकते हो। मान लो ये कोई सिटी है ए सिटी से होके भी रास्ता है जाने को, बी सिटी से होके जाना है रास्ते, एक रास्ता है बी सिटी से जा सकते हैं, एक रास्ता है सी सिटी से जा सकते हैं। समझ रहे हो, देर आर डिफरेंट वेज, बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे हम जयपुर से गुजरात जा सकते हैं, ठीक है। अगर तुम ए से होके गए तो एक तरीके से गए, फिर तुम बी से होके गए, ये ए से होके जा रहे हो, ये बी से होके जा रहे हो तो एक तरीके से, सी से होके जा रहे हो तो एक तरीके से। तो मुझे इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है कि कितने तरीकों से तुम जयपुर से गुजरात जा सकते हो। अगर ये सिचुएशन है तो तुम बोलोगे सर इस एक तरीके से अगर मैं ए से जा रहा हूं तो मैं गुजरात तो पहुंच रहा हूं, मेरा काम तो पूरा हो रहा है, तो मतलब इन तीनों को क्या करना पड़ेगा प्लस। तो देर आर थ्री वेज, तीन तरीकों से मैं जा सकता हूँ, या तो मैं सी से होके जा सकता हूँ, या फिर मैं बी से होके जा सकता हूँ, या फिर मैं ए से होके जा सकता हूँ। बात समझ आ रही है? हाँ सर। अभी इस सिचुएशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि तुम जयपुर से गुजरात जा रहे थे, तुम ए से पहुंचे, तुम्हें पता चला ए से जाने का रास्ता एक और है और ए से दो रास्ते जा रहे हैं, पी और क्यू। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और फिर तुम बी पे गए, बी से भी जाने के तीन रास्ते आर एस, एक और ले लेता हूं टी। कोई गांव है, कोई शहर है बीच में, उनसे छोटे छोटे शहरों से जाने का रास्ता है। अब एक बच्चा बोला कि सर मैं एपी से गुजरात गया, एपी से गुजरात गया, जयपुर से चला एपी होके गुजरात गया। एक बच्चा बोला मैं ए से क्यू पे गया फिर गुजरात गया, ए क्यू से गुजरात गया। बात समझ में आ रही है? फिर एक बच्चा आया बी आर से गुजरात गया, एक बच्चा आया बी एस से गुजरात गया, एक बच्चा आया बी टी से गुजरात गया। अब अगर एक बच्चा कह रहा है मैं बी से गुजरात गया, तो क्या ये बात पसंद आ रही है तुम्हारे को? बी से गुजरात गया, भाई साहब बी से जाने के तीन रास्ते हैं, किससे गए थे? तो बात कंप्लीट नहीं है। क्या बात कंप्लीट है? नहीं है। तो इसका मतलब है इन तीनों को, एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा, इतने सारे तरीकों से तुम गुजरात जा सकते हो, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा प्लस। क्यों सर? मैंने कहा अगर तू एपी से गया तो गुजरात तो पहुंच ही गया ना। हाँ सर। ए क्यू से गया तो भी गुजरात तो पहुंच ही गया होगा, पहुंच गया सर। बी आर से गया तब भी गुजरात पहुंच गया सर। बी एस से गया तो पहुंच गया सर। बी टी से गया तो भी पहुंच गया। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन समझा रहा हूं तुम्हारे को कि अगर तुम्हारा एक काम किसी चीज से करने से हो रहा है, दूसरा भी हो रहा है, तीसरा भी हो रहा है, चौथा भी, पांच तरीके से काम हो रहा है, तो उन पांचों वेज को तुम मल्टीप्लाई करोगे कि ऐड करोगे? ऐड करेंगे। नंबर्स में हम बात करते थे कि हमारे को एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है और हमारे पास डिजिट है 2 4 5 7 9, 5 डिजिट्स हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अगर इस डिजिट को फिल करना है तो कितने तरीकों से फिल कर सकते हो? पांचों से कर सकते हो। तो देर आर 5 वेज टू फिल दिस डिजिट। मान लेता हूँ इसके अंदर मैंने 2 को फिल कर दिया, ये गोला लगा रहा हूँ, मतलब 2 वाली डिजिट इसमें फिक्स हो गई है। 5 वेज, मैं यहाँ पे चलो यहाँ लिख देता हूँ वेज। कितने वेज से फिल करूंगा? 5 वेज से इस डिजिट को। अब अगर इसमें मैंने 2 को फिल कर दिया तो बच्ची मेरे पास 4 से लेकर 4 5 7 9, इसमें से इनको कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ? 4 वेज से। ये 4 तरीके हैं, चाहे 4 डालो, चाहे 5 डालो, चाहे 7 डालो, चाहे 9 डालो। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, मान लो तुमने इसके अंदर डाल दिया 7। अब बताओ इस डिजिट को कितने तरीकों से फिल करोगे लास्ट वाली में? सर अगर आपने 7 डाल दिया तो इस डिजिट के लिए कौन सी डिजिट्स अवेलेबल है? 4 5 एंड 9। तो 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास 5 नंबर 4 वेज और 9 वेज आए हैं,
भाई यहाँ पे तुम जयपुर एक तरीके से जा सकते हो एपी से, AQ से वन वे से, BR से एक नया तरीका है, BS वन वे है, और BT भी एक वे है, वन वे मतलब तरीका। तो इन सबको हमने प्लस किया है। ऐसे ही 5 तरीकों से इस डिजिट को फिल कर सकते हैं, 4 तरीकों से इसको फिल कर सकते हैं, 3 तरीकों से इसको फिल कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके से या कितने नंबर बन जाएंगे? अब बताओ तुम इनके बीच में मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओगे या प्लस वाला? अब तुम खुद सोचो, अगर मैंने इस डिजिट को फिल किया 5 वे से तो मेरा काम हो गया क्या? नहीं सर, हुआ तो नहीं है। इसको भी फिल करो, इसको भी फिल करो, तो तीनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, इसलिए टोटल वेज हो जाएंगे, या टोटल नंबर्स या टोटल वेज ऑफ 3 डिजिट नंबर बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 3 जा 60। 60 ऐसे नंबर बन सकते हैं जो 3 डिजिट के होंगे और इन डिजिट से बनेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये है बेसिक आइडिया जो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब एक बात और सुनो, इसके अंदर तुम्हारे पास फैक्टोरियल नोटेशन आता है। क्या आता है बच्चा? फैक्टोरियल नोटेशन। उस चीज को समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि फैक्टोरियल बहुत काम आएगा तुम्हारे को। क्या आएगा? बहुत ही काम आने वाला है। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बाद समझाना चाहूंगा फैक्टोरियल, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। देखो ये नहीं पढ़ोगे तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और एक्सरसाइज कंप्लीट एक एक्सरसाइज भी है इसके ऊपर, जिसमें हमें फैक्टोरियल के क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है ना? नाउ लिसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में अगर आप कोई भी एक होल नंबर ले लेते हो, जैसे मान लो तुमने 2 लिया और इसके आगे फैक्टोरियल सिंबल लगा देते हो। फैक्टोरियल सिंबल या तो ऐसा होता है 1 और उसके नीचे पॉइंट, है ना, या फिर इस तरीके से जैसे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल। ओके, ऐसे नहीं लगाते, वैसे लगाते हैं। नाउ इनका मतलब क्या है? देखो ये जो नंबर होगा, इस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से पहले कौन आता है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। फिर किससे करेंगे? किसी से नहीं करेंगे, अप टू 1। मान लो तुम्हारे पास आ गया 13 फैक्टोरियल, तो इसको सोल्व करने का मतलब क्या है? 13 को मल्टीप्लाई करते जाओ नीचे तक, ऐसे 10 9 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कई बार तुम्हारे को कोई टीचर, अगर तुम किसी के वीडियो वगैरह देखते हो तो तुम्हें ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वो हमें ऐसे कहते हैं कि 1 से लेकर जो नंबर तुम्हारे पास है वहां तक मल्टीप्लाई करो। बट बच्चा तुम इसकी अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ये लिखने की, तो तुम्हारे को एक काम आगे एक मतलब बोल सकता हूँ फ्यूचर में, इसी चैप्टर के थोड़े से फ्यूचर में ये काम आएगा ये वाला नोटेशन। कैसे? देखो इसको कैसे लिखा फिर? एन फैक्टोरियल, कि एन एक होल नंबर है। क्या है? होल नेचुरल नंबर लेते हैं। देखो एन हमारे पास हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ, बस ये बात याद रखना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये थोड़ी सी याद रखना, बाकी कोई भी नंबर इसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है ना? मतलब -1 का फैक्टोरियल अनडिफाइन है, -2 का फैक्टोरियल नहीं है, -2/3 का फैक्टोरियल नहीं है, ये सब नहीं है तुम्हारे पास, इनको डिफाइन नहीं किया गया अभी तक। ओनली नेचुरल नंबर, जिसमें से होल नंबर अगर बोल दोगे तब भी कोई गलत नहीं है, बट एन नेचुरल ही बोलना है। क्यों बोलना है अभी समझाता हूँ। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना है अपने को। ये वाले जो नंबर्स है, ये अब तुम इसको कहोगे सर ये कैसे होता है? 0 को अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 इंटू किससे करूंगा कि 1 बन जाएगा? अरे ऐसे नहीं है, ये डिफाइन किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। बाकी अगर तुम्हें प्रूफ देखना है तो तब हम जब परमुटेशन पढ़ेंगे या कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा इसका प्रूफ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ लिसन, ये बाकी जो नंबर्स हैं उन सबका हमें क्या नहीं गिवन है? फैक्टोरियल सॉल्यूशन गिवन नहीं है। तो हम बात करते हैं एन फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखो एन फैक्टोरियल जो होता है, इसको क्या करना है? एन को मल्टीप्लाई करना है इससे पहले वाले नंबर से। तो अगर मैं 13 को एन लूँ तो 12 कैसे आया होगा? 13 में से एक माइनस किया होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस 1। फिर 12 से 11 कैसे आया? 12 में से 1 माइनस किया, या फिर 13 में से 11 आया होगा तो 2 माइनस किया होगा 13 में से, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ये सॉरी एन माइनस 2 मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा समझो यार, ये बड़ा मजेदार काम है कि 13 मेरा अगर एन है तो 12 कैसे आया? 13 से 12 आया एन से एक कम करने पे। 13 से 11 कैसे आया?
13 में से एक 2 कम करने पे, 13 में से 10 कैसे आया, 3 कम करने पे, तो इसको क्या लिख सकते हो, इंटू n माइनस थ्री। कहाँ तक करेंगे, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट में क्या आएगा, 3 टू 1 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में हमेशा 1 2 3 बोल सकते हो, 3 टू 1। अब जो इसकी प्रॉपर्टी है वो समझना, कि अगर तुमने लिखा, मान लो तुम्हारे को कहीं पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि 9 फैक्टोरियल को तुम सोल्व कर रहे थे, तो तुम ऐसे कर सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाँ, और मेरे को 5 फैक्टोरियल भी बताओ कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को मैं देख रहा हूं तो ये वाली वैल्यू तो इसमें है, ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू इसमें है, तो इसका मतलब इस 9 फैक्टोरियल को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख दूँ, गलत नहीं होगा क्या सर, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूँ। मैंने कहा हाँ, यही प्रॉपर्टी तो समझानी है कि तुम 9 फैक्टोरियल को जहां मन करे वहां रोक सकते हो, मतलब 9 फैक्टोरियल को तुम लिख सकते हो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू तो यही होती है ना, 8 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अगर तुम्हें 9 फैक्टोरियल लिखना है तुम ऐसा लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। अगर तुम चाहो तो 9 फैक्टोरियल को लिख दो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये वाली बात थोड़ी सी काम आएगी इन दोनों में, ठीक है बाबा, ओके ठीक है सर। अब देखो, अगर मैं इन सबको एक मतलब बातों को एक साथ इकट्ठा करूं तो इन सबको मैं लिख सकता हूं कि n फैक्टोरियल, एक रूल बना देता हूं, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि एक ही डिजिट तक गया। अरे 9 से 8 कैसे आया होगा, 9 है, 9 से 8 आया होगा n माइनस वन करने पे। मैं चाहूं तो n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आ रही है? अब तो मुझे एक बात बता दो फटाफट, अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2n का फैक्टोरियल बताओ तो क्या करोगे? सर 2n एक नंबर कंसीडर कर लिया, आपने कहा था कि ये जो नंबर है वो नंबर ले लो, जैसे 13 है तो 13 ले लिया था, इसमें से एक नंबर कम कर दो तो 2n में से एक नंबर कम कर दिया, फिर 2n में से दो नंबर कम कर दिए। ऐसे करते करते या तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल लगा सकते हैं या फिर लास्ट तक लिख सकते हैं। मतलब लास्ट तक कैसे लिखोगे? बोले सर अगर इसको 2n फैक्टोरियल लिखना होता तो हम ऐसे लिखते 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू इंटू 2n माइनस थ्री इंटू डॉट लगा देते और लास्ट में लिख देते 3 2 1। ये तो इसका कंप्लीट हो जाता है क्योंकि n पता नहीं है। बट 2n फैक्टोरियल हो या फिर कोई भी नंबर हो, यहाँ पे इस फैक्टोरियल से पहले कोई भी नंबर हो, तुम्हें बस ये लॉजिक लगाना है कि वो नंबर उससे एक कम, उससे फिर एक कम, इससे एक कम भी यही होता है। देखो 2n माइनस वन से एक कम ये होता है, देख लो 2n माइनस वन से एक और कम करना मतलब माइनस वन करना, माइनस वन कितने हो गए बच्चा, माइनस टू हो गए। ये वाली बातें काम आएंगी यार, है ना, इसको समझो। समझ में आ रहा है क्या? 13 फैक्टोरियल से रिलेट करके देखो, 9 से कर लो, किसी से भी कर लो, बट समझो इस चीज को कि जो नंबर होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करता है। मैंने कहा अगर 2n है तो इसको इसमें से 13 पहला नंबर तो वही लेना होता है जो फैक्टोरियल में लिखा होता है, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, ऐसे करते करते चले जाता है। अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, कई क्वेश्चनों में, बट मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगा कैसे दिमाग लगाना है, और तुम्हें समझना है पहले कि ऐसा होता है सर, ठीक है। ये किसका नोटेशन या किसको हम सोल्व करना सीख रहे हैं, और इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। क्लियर हो रहा है? हम इस तरीके से फैक्टोरियल देख सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। आपको अगर मैं बता दूं तो आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके अंदर कंप्लीटली ये फिल है, एक एक्सरसाइज है कंप्लीट जिसके अंदर हमें इसी को ही सोल्व करना है, पूरा यही चलेगा। ओके, कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 है शायद वो, ये 7.2 ही है, उसमें हमें इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ओके, सारे यही क्वेश्चन चलेंगे 7.2 में, उनमें हमें इसको सोल्व करना है। जैसे एक तुम्हें छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ फिर हम आगे की बातें करेंगे। देखो फैक्टोरियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अब तुम कहोगे सर अच्छा आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल से तो रिलेटेड नहीं करवाया था। मैंने कहा कैसे नहीं करवाया यार, मैंने करवाया था ना कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अच्छा वो उसका है क्या? मैंने कहा हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना सीखा था। ओके ठीक है सर। देखो दो नंबर्स के आगे अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उनको ना तो तुम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ये क्या बोल रहे हो सर? मैंने कहा अच्छी बात बोल रहा हूँ, सुनो। अगर तुम्हें कहीं पे लिखा हुआ मिले कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो इसको कभी भी 5 फैक्टोरियल मत कर देना, ये एकदम गलत हो जाएगा। कैसे सर? मैंने कहा देख 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 इंटू वन,
अरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 होता है। अब तुमने कहा था 5 फैक्टोरियल होता है, मान लो तुमने 5 फैक्टोरियल को सोल्व करना स्टार्ट किया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना आया 120। क्या तुम्हें लग रहा है 120 किसके इक्वल है 8 के? नहीं है सर। ऐसे ही अगर तुम्हारे को कोई कहे कि 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो तुम मत लिख देना इट इज 2 फैक्टोरियल, ये नहीं होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल साइन डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड कुछ नहीं होते हैं। हाँ, डिवाइड में अलग चीज है कि तुम 2 फैक्टोरियल को या फिर बोलो 12 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो तो काट दो, लिख दो 6 फैक्टोरियल, ये भी नहीं होगा। अच्छा सर, मैंने कहा फैक्टोरियल अलग है, कोई वेरिएबल थोड़ी ना है कि काट दोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल नंबर्स ना तो सबट्रैक्ट होते हैं, ना मल्टीप्लाई, ना ऐड होते हैं, ना ही डिवाइड होते हैं। प्रोसेस को फॉलो करना है और फिर हमें इसको सोल्व करना है। जैसे अगर कोई तुम्हें कहे कि 7 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल बताओ, 7 तो बड़ा हो जाएगा, मैं एक बार 5 फैक्टोरियल ले लेता हूँ, इसको सोल्व करो या इसकी वैल्यू बताओ। तुम क्या करोगे, पहले 5 फैक्टोरियल लिखोगे। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा या 20 इंटू, दो दो के डिजिट बना लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 होता है, माइनस 2, 120 माइनस 2, आंसर क्या आ गया 118। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ओके। बाकी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन तो ऐसे ही चलने वाले हैं, बट मैं तुम्हें डिवीजन में समझाता हूँ, काम की बात है। क्या है, देखो बच्चा, अगर तुम्हारे को 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 5 फैक्टोरियल से, तो तुम 7 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिवाइड में क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, तुम्हारे पास क्या बचा 7 इंटू 6 दैट इज 42। इसी चीज़ को हम, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या कि n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, हमारा मन करे वहां तक लिख सकते हैं। तुमने कहा ठीक है, 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 5 फैक्टोरियल से, 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल छोड़ दो। भाई तुम्हें नीचे दिख गया ना 5 फैक्टोरियल है, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल तक ओपन करके छोड़ दो। नीचे क्या जाएगा 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही रखो। अब ये कट जाएंगे, सेम नंबर तो कट ही सकते हैं, मैंने ऐसे तो ना, अरे सेम नंबर तो काटोगे ना भाई। तुम चाहते हो 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ये बात तो याद रख सकते हो, मैं वो नहीं कह रहा कि तुम नंबर्स को काट दो, वो अलग बात होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 6 ही बचा, दैट इज 42। क्या बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जिसके अंदर हम बस कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। जो जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी तुम्हारे को, तुम सोचने बैठोगे, फिर तुम्हारे दिमाग में हिंट करेगा, वो चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ ऐसा ही क्यों हुआ। ठीक है, अब मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे बच्चे बड़े ही कंफ्यूज होते हैं, वो समझाने की कोशिश करता हूँ फैक्टोरियल में। तुम्हें इसको सोल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो भाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है, n माइनस 2 फैक्टोरियल नीचे, ऊपर ही है मल्टीप्लाई में। या फिर ऐसा करता हूँ मैं ना, इसको तो n फैक्टोरियल रहने देता हूँ और इसको चेंज कर लेता हूँ। भाई ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो तुम्हारे को काम आएगी, n माइनस 3 फैक्टोरियल या 2 ले लेते हैं बस। ठीक है, इनको सोल्व करना है तो कैसे करते हैं, देखो नीचे फैक्टोरियल है, ऊपर भी फैक्टोरियल है। भाई बेटा सबसे पहले तुम इसको दिमाग लगाओ, इसका क्या करोगे, ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ लिख लेता हूँ। क्या करने वाले हो तुम, इसको लिखने वाले हो 2n माइनस 3, फिर एक कम 2n माइनस 4, फिर एक कम 2n माइनस 5, ऐसे चलते जाओगे तो फैक्टोरियल लगा देते हैं। क्या ऐसी कोई टर्म नीचे दिख रही है, नहीं दिख रही सर। ठीक है, अगर तुमने इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा। सर ये दिख गया, तो इसको मतलब इसको कहाँ तक ही लिखेंगे फिर, एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पे ये सोचना सिखा रहा हूँ कि किस फैक्टोरियल साइन को ओपन करना है जब हमें कोई कैलकुलेशन करनी है। तो पहले इस तरीके से दिमाग में सोल्व करना पड़ता है, तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें लगेगा इसको ओपन नहीं करना है, इसको करना है। देखो ये दोनों कट जाएंगे मल्टीप्लाई में। हाँ सर, तो सिमिलरली अब तुम इसको ओपन करोगे, इसको तो ओपन नहीं करने वाले, अगर अदरवाइज तुम्हें इसको ओपन करना पड़े तो क्या आता, तुम कहते सर एन माइनस 2 आता, फिर एन माइनस 3 आता, फिर एन माइनस 4 आता, फिर एन माइनस 5 आता, ऐसे फैक्टोरियल लगा देते।
अप टू इनफाइनाइट टर्म तक आता था, हम फैक्टोरियल लगा के काम निकाल लेते। 2n फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 ऐसे करके फैक्टोरियल लगा लेते। तुम्हें नहीं लग रहा इसके अंदर और इसके अंदर मैचिंग मिल गया? हाँ सर मिल गया। तो इसका मतलब इनको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इस सभी को मैं इरेज कर देता हूँ। अब मुझे पता चल गया मुझे किसको ओपन करना है, और यही मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा था कि तुम्हें किसको ओपन करना है, ये सोचना है, यही तो सोचना है बाबा। ये सोच लोगे ना, जब तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ अब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मजा आ रहा है। ओके ठीक है ना, मैं इसको तो ऐसे ही रखता हूँ 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन करते तो आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। इस 2n को लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। बेटा जब तुम इसको सोल्व करोगे तो आगे कुछ लिखा हुआ मिलेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, बट हमें एक बार बस इसको सिंपली सोल्व करना सीख रहे हैं। देखो 2n माइनस 2 फैक्टोरियल से 2n माइनस 2 फैक्टोरियल कट सकता है, और तो कुछ नहीं कट रहा। n से n भी कट सकता है भाई, n और यहाँ पे 2n था तो n कट गया। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे n माइनस 1 तो ऊपर बचा और नीचे क्या बचा है 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 बचा है, हाँ या ना। अभी भी तुम थोड़ा सा देखो, ये कोई ना कोई क्वेश्चन में तुम्हें जरूर मिलेगा ऐसा, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1, 2n माइनस 1 को तो 2n माइनस 1 रहने दो, इसमें से 2 बाहर ले लोगे तो n माइनस 1 बचेगा। देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। देखो इस एक्सप्रेशन को तुमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया। और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हमने नहीं पढ़ी है, हमने नॉर्मल एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है फैक्टोरियल का, कि कौन से फैक्टोरियल सिंबल को ओपन करना है और किसको नहीं करना, अगर वो एक सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में हमें गिवन है तब। बात समझ में आई? तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े हैं, 2 होते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, कब लगाने हैं ये समझा है, ठीक है। और देखो अगर तुम्हें एडिशन मिलेगा तो तुम उसको और से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर और से रिप्रेजेंट किया हुआ मिल सकता है तुम्हारे को, और मल्टीप्लीकेशन हमेशा एंड से मिलता है, कि दोनों काम होने जरूरी हैं। किससे मिलेगा, एंड से, ए एंड डी एंड से लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन में भी मिल सकता है, और तुम्हें ऑटो अंडरस्टूड होना चाहिए, सेट की फॉर्म में भी हमने इस चीज को पढ़ा है कि एंड का मतलब, सेट की फॉर्म में भी पढ़ा है कि एंड का मतलब क्या होता है, दोनों काम करने जरूरी होते हैं। जैसे ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर, ऐसी कोई कंडीशन है कि मतलब दोनों होना जरूरी है, और यहाँ पे और लगा हुआ मिलता है एंड का मतलब ये वाला एंड, ए एंड डी, और लिखा हुआ मिलता है तब या ये हो या फिर ये हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तुम्हें थोड़ी, अब देखो तुम 11th क्लास में बेटा, तो हर एक छोटी छोटी बात को समझना जरूरी है। देखो कहाँ सेट की बात हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में समझ रहे हैं, क्लियर हो रही है बातें। तो ये था एक छोटा सा पार्ट जिसमें मैंने तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश की। कैसी लगी हैं बातें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें क्लास 11th का कॉन्सेप्ट समझना है, और आर डी शर्मा अगर तुम्हें पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे हम आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट भी चलता जा रहा है कि क्या क्या नई नई चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं है वो हमें पढ़नी पड़ रही हैं, वो वहाँ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।